Assalamu alaikum. Welcome to the Medi course. I'm Dr. Kenza. Today we will solve some BCQs from the dental pulse. So we start from the composite. Which of the following is an example of the composite material? Basically, composite material itself composed of filler particles and organosilicon coupling agents and the resin materials. Basically, हमारे पास जो फिलर्स होते हैं वो फिलर्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? फिलर हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकते हैं, जर्कोनियम ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकते हैं। और ये जो हमारे पास होते हैं बेसिकली हमें क्या देते हैं? रेडियो पैकनेस देते हैं। ये हमारे पास रेडियो पैक ग्लासेस होते हैं। फिलर्स क्या होते हैं? रेडियो पैक हमारे पास क्या होते हैं? ग्लासेस होते हैं। सो किस फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं। या तो जर्कोनियम का ऑक्साइड होगा या एल्यूमिनियम का या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है। और एक हमारे पास क्या ऑर्गेनोसिलिकन्स होते हैं जो हमारे पास कपलिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। और हमारे पास क्या होता है? इनके अंदर रेजिन मटेरियल होता है एंड इनिशिएटर मटेरियल होता है। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कंपोजिट मटेरियल? अब फिल्ड रेजिन, कोलॉइडल सिलिका, गोल्ड एलॉय और वैक्स। ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये हमारे पास फिल्ड रेजन्स होते हैं। हमारे पास ऐसे रेजन्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? फिलर प्रेजेंट होता है। सो वी प्रोसीड टू द सेकंड बीसीक्यू। रेडियो ओपेसिटी ऑफ द कंपोजिट रेजन्स इज रेंडर्ड बाय। ठीक है। हमारे पास कह रहा है कि रेडियो ओपेसिटी जो कंपोजिट की है वो किससे रेंडर होती है? सो सिलिका ग्लास, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, बैरियम ग्लास, फ्लोराइड पार्टिकल्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी, द बैरियम ग्लास। The main advantage of the composites over unfilled direct filling resin is there. बेसिकली हमारे पास कह रहा है कि कंपोजिट का एडवांटेज बताओ ओवर द अनफिल्ड डायरेक्ट फिलिंग रेजिन। ठीक है। ऐसे हमारे पास डायरेक्ट फिल करने वाले रेजिन जिनके अंदर फिलर पार्टिकल्स ना हो। तो फिलर पार्टिकल्स के मैं आपको बेसिकली एक निमोनिक के थ्रू फंक्शंस याद करवाती हूँ कि हमारे पास फिलर के जो है ना क्या फंक्शंस होते हैं। फिलर के फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? सीटी स्कैन फिल करवाओ एचआर का। ठीक है। वेट अ सेकेंड। सीटी स्कैन करवाओ एचआर। सो सीटी स्कैन, सॉरी, सीटी स्कैन फॉर्म फिल करवाओ। तो बेसिकली ये एक निमोनिक है जिसके थ्रू हम फिलर के जो भी हमारे पास फंक्शन है वो हम याद कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि बेसिकली द फिलर हेयर स्टैंड्स फॉर द, यहाँ पे हमारे पास ऐसे आप याद करें कि हमारे पास क्या है? एचआर डिपार्टमेंट में कोई बंदा है जिसका हमारे पास एक्सीडेंट हो गया, उसे हमें सीटी स्कैन फॉर्म्स का फिल करवाना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फिल है वो हमारे पास करस्पॉन्ड कर रहा है फिलर को। तो हमें याद रहेगा कि ये फिलर के लिए हमारे पास निमोनिक है। फिलर के फंक्शन हमें याद करने हैं। सीटी स्कैन में सी स्टैंड्स फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर द ट्रांसल्यूसेंसी, एच स्टैंड्स फॉर द, एच आर में हमारे पास क्या है? एच स्टैंड्स फॉर द हार्डनेस, आर स्टैंड्स फॉर द रिड्यूस पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो सीटी है और यहाँ पे हमारे पास जो एच आर है, ये हमारे पास बेसिकली क्या बता रहा है? हमें फंक्शन बता रहा है। और जो फिल है ये हमें बताएगा कि हमारे पास फिलर पार्टिकल्स का ये क्या है? ये एक निमोनिक है। सो हम बीसीक्यू की तरफ आते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ द कंपोजिट्स ओवर अनफिल्ड डायरेक्ट फिलिंग रेजिन इज देयर। बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को कम करता है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को भी फिलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट जो होते हैं वो फिल्ड रेजिन्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ऑप्शन है हाई सॉलिबिलिटी इन द स्लाइवा, लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एस्थेटिक एक्सीलेंस, लोअर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये आंसर हमारे पास अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि लोअर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमारे पास किसके अंदर, जैसे हमने सी पढ़ा था ना, बेसिकली हमारे पास सी क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उसको क्या करवाता है? फिलर पार्टिकल्स हमारे उसको लो करवाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। बेसिकली हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंपोजिट का होता कितना है?
वो हमारे पास उसकी रेंज होती है 6 to 8, सॉरी 2 to 6। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास रेंज क्या होती है, 2 to 6। ठीक है, हमारे पास 6 टाइम्स ग्रेटर होता है देन द टूथ स्ट्रक्चर, और रेंज क्या है, 2 to 6। देन देयर इज अ फोर्थ बीसीक्यू, कंपोजिट हैज अ रेजिन फिलर। रेजिन एंड फिलर तो ये तो इजीली हम पहले ही पढ़कर आए हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर का आंसर हमारे पास करेक्ट होगा सी, रेजिन एंड फिलर। बॉन्डिंग ऑफ द कंपोजिट रेजिन टू स्ट्रक्चर इज बाय। हमें पता है कि कंपोजिट की हमारे पास मैकेनिकल बॉन्ड, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, ना कंपोजिट की होती है ना अमलगम की होती है। तो कंपोजिट के अंदर जो रेजन होते हैं वो तो स्ट्रक्चर के साथ कैसे बॉन्ड करते हैं, बेसिकली हम एचिंग के थ्रू क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करवाते हैं तो स्ट्रक्चर का, जिसमें वजह से हमारे पास माइक्रो टैग्स बनते हैं। माइक्रो टैग्स में हमारे पास रेजन इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और उसकी हेल्प से हमारे पास क्या, माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन मिलती है कंपोजिट के अंदर। क्या मिलती है, माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन हमें किसके अंदर मिलती है, कंपोजिट के अंदर। तो ऑप्शन हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मैकेनिकल और वंडरवॉल फोर्सेस। तो हमें पता है कि इसमें माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन होती है विद द हेल्प ऑफ द एचिंग। सो 6 BCQ हमारे पास द केमिकल यूज टू एच इनेमल इज, तो हमें पता है फॉस्फोरिक एसिड 35 to 37% हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एचिंग करते हैं। द फंक्शन ऑफ द कपलिंग एजेंट इन अ रेस्टोरेटिव रेजिन इज टू अलाउ। बेसिकली क्या है हमारे पास, कपलिंग एजेंट का क्या फंक्शन है। कपलिंग एजेंट पहले हमारे पास कौन से होते हैं, ऑर्गेनोसिलेंस होते हैं। ठीक है, साइलेंट कपलिंग एजेंट्स के नाम से आपने सुना होगा। इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये कपल क्रिएट करवाते हैं, किसके बीच में, हमारे पास कपल करवाते हैं रेजिन और फिलर, रेजिन और फिलर के बीच में ये बॉन्ड क्रिएट करवाते हैं। सो हम ऑप्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ द रेजन पार्टिकल्स, बॉन्डिंग बिटवीन द फिलर क्रिस्टल्स, बॉन्डिंग बिटवीन द फिलर एंड द रेजन, बॉन्डिंग बिटवीन द टूथ एंड द रेजन। सो द सी इज करेक्ट, बॉन्डिंग बिटवीन द फिलर एंड द रेजन। Then there's a 8 BCQ, the particle size in the microfill composites is, microfill composites में हमारे पास पार्टिकल की साइज क्या होती है, 0.04 माइक्रॉन्स होती है। सो अगर हम इस रेंज में देखें तो ए हमारे पास क्या है, 0.02 to 0.04, फिर हमारे पास बी है 0.5। तो हमारे पास बेसिकली जो आएगा वो हमारे पास कौन से होंगे, सी इज द करेक्ट, 0.04 to 0.4 माइक्रोन्स हमारे पास ये एक रेंज होती है माइक्रोफिल कंपोजिट्स। माइक्रोफिल कंपोजिट्स हमारे पास वो कंपोजिट्स होते हैं जिनमें ना सिर्फ फिलर पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, जो हमारे लिए एडवांटेजियस चीज है, लेकिन हमारे पास इसमें फिलर की क्वांटिटी भी कम होती है। फिलर का जब भी अमाउंट कम होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास अच्छी नहीं होंगी। तो माइक्रोफिल कंपोजिट्स को हमारे पास बेसिकली एंटीरियर रीजन में यूज किया जाता है, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि माइक्रोफिल कंपोजिट्स की हमारे पास स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ फिलर के हमारे पास पार्टिकल्स छोटे नहीं होते, बल्कि फिलर की क्वांटिटी भी कम होती है। जहां अगर हम देखें नैनो हाइब्रिड को, तो नैनो हाइब्रिड में फिलर पार्टिकल की साइज साइज छोटी हो जाती है, नैनो में चली जाती है, लेकिन उनमें क्वांटिटी अच्छी होती है। सो इस वजह से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज नैनो हाइब्रिड की अच्छी होती है। माइक्रोफिल कंपोजिट्स को बेसिकली हम इंटीरियर में क्यों यूज करते हैं, जब भी फिलर पार्टिकल आपका छोटा होता है तो उसे पॉलिश करना बहुत आसान होता है, उसका लस्टर बहुत अच्छा होता है, तो हाईली लस्टरस और हमारे पास पॉलिशेबल रेस्टोरेशन हमें मिलती है माइक्रोफिल कंपोजिट से। डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स यूजुअली कंटेन, डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं, is only hydrophobic component, only hydrophobic and the hydrophilic component। so अगर हम डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स की अगर कंपोजिशन देखें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट इनके दोनों होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या करता है, जो कोलाजन फिब्रिल्स होते हैं डेंटिन में उनके साथ जाके बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोफोबिक लेयर जो होती है वो कंपोजिट के जो रीजन्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड बनाती है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विजिबल लाइट फॉर द लाइट क्योर रीजन्स इज, बेसिकली हमारे पास क्या कह रहा है कि विजिबल लाइट और, अच्छा विजिबल लाइट के हमारे पास क्या एडवांटेज होते हैं, लाइट के और रीजंस में, इट इज इजीली प्रोसेस्ड बाय द एनी लाइट सोर्स। ठीक है, हमारे पास मशीन इज इजीली अवेलेबल, इट कैन क्योर द रीजन थ्रू द इनेमल, द फिनिश इज बेटर। बेसिकली हमारे पास जो
विजिबल लाइट होती है ना, इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छी होती है, लाइक इस 2 to 3 mm तक हमारे पास ये पेनिट्रेट कर लेता है। वैसे आइडियल हमें पता है कि 2 to 2 mm हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द रेस्टोरेशन इंक्रीमेंट जो हमारे पास रेस्टोरेशन का है और हमारे पास टिप ऑफ द लाइट। बट ये हमारे पास इसकी अगर यूवी लाइट से कंपेयर करें तो इसकी पेनिट्रेशन हमारे पास विजिबल लाइट की ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास इट कैन क्योर द रीजन थ्रू द इनेमल, सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर हम 11 को देखते हैं, एज कम्पेयर टू द यूवी लाइट विजिबल लाइट कैन क्योर। ठीक है, तो हम अभी अभी देखकर आए थे कि हमारे पास ग्रेटर डेप्थ ऑफ रेजन के अंदर जो है ना ये हमारे पास जाता है, तो ये हम देखते हैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ रेजन, लेसर डेप्थ ऑफ रेजन, ओनली सुपरफिशियल लेयर, नन ऑफ द अबव। तो 11 में हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारे पास विजिबल लाइट जो है ना हमारे पास इसका ये फायदा होता है कि हमारे पास ग्रेटर डेप्थ ऑफ रीजन में 2 to 3 mm अप्रॉक्स हमारे पास क्या है, ये पेनेट्रेट कर जाती है इंक्रीमेंट के अंदर। फिर हम बीसी को देखते हैं 12, स्टैटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आर जीआईसी। जीआईसी कंपोजिट सिलिकेट से सारे हमारे पास क्या है, स्टैटिक की कैटेगरी में ही आते हैं। बेशक आपस में अगर इनका देखें तो ज्यादा ज्यादा स्टैटिक कौन सा होगा, कम स्टैटिक कौन सा होगा, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें सबसे हमारे पास सबसे अच्छी स्टैटिक कौन देता है। यहाँ पे सिर्फ मेंशन है कि स्टैटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आर, सो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा क्योंकि सारे हमारे पास स्टैटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स है। An old an old composite restoration is to be replaced. The best method is, हमारे पास बेस्ट मेथड क्या होता है, टू रिमूव द एंटायर restoration, re-etch and the refill, to roughen the old restoration, re-etch and the refill। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक टर्म जो है ना रिप्लेस, यूज के रिप्लेसमेंट में हमारे पास पूरी रेस्टोरेशन जो है ना हमें रिमूव करके रीएच करके और रीफिल करनी पड़ती है। बट अगर हम देखें डेंटिस्ट्री के हिसाब से, अगर आपकी रेस्टोरेशन अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी रेस्टोरेशन क्या है, अच्छी है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपने उसे रिप्लेस नहीं करना, बेसिकली उसे रिपेयर करना है। हम प्रेफर करते हैं कि रिप्लेस ना करें, रिपेयर करें। अगर रेस्टोरेशन आपकी अच्छी है, जो रेस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं ओल्ड रेस्टोरेशन को, रीएच करते हैं, रीफिल करते हैं। तो हमारे पास बेस्ट मेथड की बात की गई है ना, तो बेस्ट मेथड हमारे पास रफन द ओल्ड रेस्टोरेशन, रीएच एंड रीफिल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें हमेशा कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर सिखाया गया है। अगर आप एंटायर रेस्टोरेशन को रिमूव करोगे, रीएच करोगे, रीफिल करोगे, तो वहां पे आपके पास क्या है कि एक तो कॉस्ट में भी हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ऑब्वियसली पूरी रेस्टोरेशन कंपोजिट को निकाल रहे हो तो बल्क ऑफ कंपोजिट डालना पड़ेगा, तो आपके चार्जेस भी ज्यादा होंगे और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, और उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। सो हमारे पास बेस्ट मेथड हमारे पास क्या होगा कि बी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है कि आप उसे हमारे पास क्या है कि आप ओल्ड रेस्टोरेशन को रफ करें, देन रीएच करें और रीफिल करें। 14 है, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द रेजन आयोनमर रेस्टोरेटिव मटीरियल। हमारे पास ठीक है, हमारे पास अगर हम देखें कि 14 हमारे पास क्या, इट इज अ ड्यूअल क्योर पॉलीमराइजेशन सिस्टम। ठीक है, हमारे पास क्या है कि कौन सी जो है ना प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ड्यूअल क्योर तो हमारे पास होते हैं। ठीक है, इट इज अ रेडियोल्यूसेंट आई गेस, रेडियोल्यूसेंट नहीं होते, रेडियो पैक होते हैं। हमें दिखता है रेडियोल्यूसेंट हमारे पास जो है ना नहीं होते हैं, रेडियोग्राफी में दिखते हैं। सो हमारे पास बी ऑप्शन गलत होना चाहिए। सी, इट रिलीजेस फ्लोराइड, यस दे रिलीजेस फ्लोराइड। अगर जीआईसी की बात करें, इट एडहेयर्स टू द डेंटिन, बेशक हमारे पास ये केमिकली बॉन्ड करते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ। तो सारे ऑप्शन हमारे जो है ना वो करेक्ट होंगे। हमारे पास कौन सा ऑप्शन गलत होगा, बी, दैट इज रेडियोल्यूसेंट। हमारे पास जीआईसी जो है वो रेडियो पैक होता है। तो उन्होंने पूछा है नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रीजन आयोन। 15 है, रेस्टोरेशन ऑफ द एंगल फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर टीथ। मतलब हमारे पास एंगल का फ्रैक्चर हुआ है, इंसाइजल एज का फ्रैक्चर हुआ है, मतलब क्लास 4 है हमारे पास। सो हम उसे किससे रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास अमलगम ऑप्शन है, कंपोजिट, रीजन, जीआईसी। तो हमारे पास बेस्ट हमारे पास कौन सा होगा, कंपोजिट के साथ हम करेंगे क्योंकि इंटीरियर रीजन है, तो जीआईसी भी इतना अच्छा हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, बी, कंपोजिट रीजन।
इंक्रीजिंग द एचिंग कंसंट्रेशन, अगर आप एचिंग की मतलब एचेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो ऑप्शन देखें तो ए इंक्रीजेस द माइक्रोपोर्स फॉर्म, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द इनेमल टैग्स, ठीक है, हमारे पास 5 to 7 माइक्रोमीटर के जो है ना इनेमल टैग्स बनते हैं। तो हमारे पास कॉजेज प्रेसिपिटेशन ऑफ द फॉस्फेट्स, वैसे नॉर्मली बता रही हूँ 5 to 7 जो है ना रेंज है। causes precipitation of the phosphates, increases the bond strength, बेसिकली एचिंग की कंसेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारे पास क्या है, फॉस्फेट्स के प्रेसिपिटेशन जो है ना वो ज्यादा होती है। द लाइट फॉर्म ऑफ यूवी लाइट क्योरिंग यूनिट कैन कॉल, बेसिकली यूवी लाइट जो होती है ना वो हमारे लिए हजारडस होती है, ठीक है, वो हमारे पास खतरनाक होती है, वो रेटाइना को हमारे डैमेज करती है हमारे पास। और अगर हम देखें लाइट क्योर को तो हमारे पास वहां पे एक फायदा होता है, वो सेफ होती है, वो हमारे पास क्या है, हमारी रेटाइना को डैमेज नहीं करती। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, आइराइटिस, कैटरेक्ट, रेटाइनल डैमेज, कॉर्नियल अल्सरेशन। सो आंसर शुड बी द सी, रेटाइनल डैमेज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूवी लाइट हमारे पास क्या करती है, रेटाइना को डैमेज करवाती है, जबकि हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है वो नहीं करवाती, वो हमारे लिए सेफ है। द एचिंग ऑफ द इंटेक्ट इनेमल विद फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसेस, कह रहा है कि जब आप इंटेक्ट इनेमल है आपकी और उसे आप एचिंग करें फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होंगे ना आपके पास, बेसिकली क्या होता है, माइक्रोमैकेनिकल टैग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एन इंक्रीजेस इन द सरफेस एरिया, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, एंड इंक्रीज इन द केमिकल बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज, अ डिक्रीज इन द केमिकल बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप एच करते हो ना तो आपके पास माइक्रो टैग्स बनते हैं, माइक्रो टैग्स की फॉर्म में आपके पास सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो आपके पास ज्यादा सरफेस एरिया होता है फॉर द बॉन्डिंग। तो 18 आंसर हमारे पास क्या है, ए करेक्ट होगा, इन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। 19 है हमारे पास, इन द क्लास 3 कंपोजिट प्रिपरेशन रिटेंशन पॉइंट्स शुड बी प्लेस्ड, हम क्लास 3 के अंदर जो रिटेंशन ग्रूव्स लगाते हैं, जो रिटेंशन कर्व्स प्लेस करते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो हम कहाँ करते हैं, हम जिंजिवो एक्सियल लाइन एंगल के अंदर करते हैं, और हमारे पास कौन सा होता है, इंसाइजो एक्सियल लाइन एंगल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, इन द एक्सियल वॉल, बेसिकली एक्सियल वॉल में नहीं करते, लाइन एंगल पर करते हैं। लाइन एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जहाँ पे दो सरफेसेस आपका मिल रहे होते हैं, मतलब अगर मैं जिंजिवो एक्सियल लाइन एंगल बोल रही हूँ तो हमारे पास ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास, ऐसा एंगल जहां पे एक्सियल वॉल और हमारे पास जिंजेवल वॉल जो है वो मिल रही होगी, उस पॉइंट पे बनाएंगे, तो एक्सियल वॉल सही नहीं है। बी एंटायरली इन द डेंटिन, या कुड बी सी है एट द टेंटिनो एनामल जंक्शन इनटू द, हमारे पास अंदर जाते हैं डेंटिनो एनामल जंक्शन से, हमारे पास क्या है, एट द एक्सपेंस ऑफ द फेशियल एंड लिंगुअल वॉल्स, फेशियल और लिंगुअल वॉल्स पर हम नहीं बनाते। क्लास 3 की अगर हम बात करें तो एंटायरली इन द डेंटिन, ठीक है, हमारे पास बेसिकली बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट जो है ना वो बी है। Which of the following should be used to clean the operating site before giving composite restoration? बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जब भी आप कोई रेस्टोरेशन परफॉर्म करते हैं ना तो आपने उसे पहले तुच्छ सरफेस को आइसोलेशन से पहले प्यूमिस से क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। आप जब भी रेस्टोर करते हैं किसी भी तुच्छ स्ट्रक्चर को, तो जब भी हम कोई भी रेस्टोरेशन को प्लेस कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑपरेटिंग साइट को प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे करते हैं, हम सबसे पहले कोई भी अगर कैलकुलस है उसको रिमूव कर देंगे स्केलिंग के थ्रू, ठीक है, या फिर हम हमारे पास कोई प्लैग है तो उसे रिमूव कर देंगे और प्यूमिस की स्लरी के साथ उसे क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम शीट सिलेक्शन करते हैं, शीट सिलेक्शन आइसोलेशन से पहले करते हैं, उसका रीजन क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि शीट सिलेक्शन, सॉरी, आइसोलेशन से हमारे पास दूध की डिहाइड्रेशन हो जाती है, दूध की डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमारे पास दूध का जो एक्चुअल कलर है वो उससे हमारे पास उसका शेड लाइटर हो जाता है। तो अगर आप बिफोर आइसोलेशन अगर शेड सिलेक्ट नहीं करते तो आपके पास क्या है, लाइटर शेड सिलेक्ट हो जाता है। तो आपने शेड सिलेक्शन कब करनी है, बिफोर आइसोलेशन विद द रबर डैम और कॉटन पैलेट्स। सो 20 का ऑप्शन देख लेते हैं, प्यूमिस स्लरी, हमारे पास ट्रॉफी पेस्ट कंटेनिंग ग्लिसरीन, ट्रॉफी पेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड, ऑल ऑफ द अबव। तो प्यूमिस स्लरी से जो है ना हम इसे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग साइड को हम अपनी प्रिपेयर करते हैं। 21 हमारे पास क्या है, द कपलिंग एजेंट यूज इन द कंपोजिट, तो ये मैं बार बार बोलकर आई हूँ कि हमारे पास ऑर्गेनोसिलेंट्स होते हैं, साइलेंट कपलिंग एजेंट्स होते हैं।
Then class 2 composites. Class 2 composites are the inferior to the amalgam due to, ठीक है, हमारे पास क्लास 2 कंपोजिट्स जो होते हैं ना वो इन अमलगम से अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली इनकी हमारे पास क्या है, कह रहा है लेस एब्रेसिव रेजिस्टेंस होता है, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। तो हमें इतना तो पता है, स्ट्रेंथ हमारे पास उसमें डिफरेंस आता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा एब्रेजन रेजिस्टेंस अगर हम देखें ना तो एब्रेजन से रेजिस्टेंट जो है ना वो हमारा कम से कम ही होगा। क्यों कम से कम होगा, कि आपने अगर देखा होगा कि हाई अक्लूजल फोर्सेस के एरिया में, लाइक अगर पेशेंट के हमारे पास क्या है, ब्रक्सिज्म का पेशेंट है, हाई अक्लूजल फोर्सेस है, तो उस एरिया में हम कभी भी कंपोजिट नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास एब्रेजन रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अमलगम जो है ना, अमलगम की ज्यादा होती है। तो क्लास 2 कंपोजिट्स हमारे पास इंफीरियर होते हैं किस क्वालिटी के अंदर, लेस एब्रेसिव रेजिस्टेंस होता है इनका। व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच टू ट्रीट, सॉरी, व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच ट्रीटमेंट ऑफ अ डिस्कलर्ड क्राउन? ठीक है, डिस्कलर्ड क्राउन में हमारे पास मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, कंपोजिट रेस्टोरेशन, फुल क्राउन, ब्लीचिंग, इम्प्लांट। तो अगर हम देखें तो कंपोजिट रेस्टोरेशन से हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ डिस्कलर्ड क्राउन, एक क्राउन है उसके ऊपर अगर हमारे पास टूथ स्ट्रक्चर, तो आप कंपोजिट की फिलिंग करेंगे या फिर फुल क्राउन करेंगे या ब्लीचिंग करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। और ये मॉडर्न अप्रोच के बारे में बोले, फुल क्राउन अगर कंपोजिट की रेस्टोरेशन करें तो अब हमारे पास अच्छी खासी टेक्निक्स आ गई है ना, लाइक हमारे पास माइक्रो एब्रेजन है, मैक्रो एब्रेजन है, ब्लीचिंग की टेक्निक्स है। तो कंपोजिट रेस्टोरेशन तो अब मॉडर्न अप्रोच के अंदर नहीं आती। बी को अगर हम देखें तो फुल क्राउन, फुल क्राउन में क्या होगा, तो स्ट्रक्चर बिला वजह का आप लॉस कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या है 1.5 mm 1 mm आपने तुद को कट करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द सरफेसेस। सो हमारे पास मॉडर्न अप्रोच हमें हमेशा कहती है कि कंजर्वेशन ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर में जाए। तो सी हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग। ठीक है, डी हमारे पास इम्प्लांट, इम्प्लांट तो टूथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सी हमारे पास क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मटीरियल फॉर द कंपोजिट हैंड इंस्ट्रूमेंट्स? अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, हैंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें कंपोजिट के लिए, स्टेनलेस स्टील, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटेड मेटल, नॉन मेटेलिक। बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास सीमेंट, सॉरी, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिससे हम कंपोजिट को प्लेस करते हैं टू द इनसाइड कंटेंट टू द कैविटी, तो बेसिकली वो हमारा स्टेनलेस स्टील का नहीं होना चाहिए। अक्सर ओपीडीज में हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट्स यूज कर रहे होते हैं वो स्टेनलेस स्टील का ही होता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि कंपोजिट हमारे पास क्या करता है, आपकी स्टेनलेस स्टील के साथ स्टिक हो जाता है। ठीक है, तभी उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जबकि हमारे पास हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिट के अच्छे होते हैं। तो हमारे पास टेफ्लॉन कोटेड या हमारे टेफ्लॉन कोटेड मेटल हो या टेफ्लॉन के हो, नॉन मेटेलिक हमारे पास यूज करने चाहिए। स्टेनलेस स्टील को आपने अवॉइड करना चाहिए, वो एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे अगर यही पूछा जा रहा है कि इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर द कंपोजिट हैंड इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होगा। Improved marginal adaptation in a composite restoration can be achieved by, कह रहा है कि मार्जिन पर एडेप्टेशन को इम्प्रूव कैसे करोगे आप, मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, एसिड एचिंग, और हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड पैकिंग। तो एसिड एचिंग जो है वो हमारे पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एसिड एचिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एसिड एचिंग से आपके पास मैकेनिकल माइक्रो मैकेनिकल टैग्स बनते हैं और आपकी बॉन्डिंग जो है ना वो अच्छी हो जाती है। अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो आपकी सील बहुत अच्छी बनती है। सील अच्छी बनती है मीन्स आपके पास मार्जिनल अडेप्टेशन बहुत अच्छी हुई है। समटाइम्स आप क्या करते हैं, मार्जिनल अडेप्टेशन को मजीद अच्छा करने के लिए आप क्या करते हैं, बेवल भी देते हैं, कंपोजिट एनामल के रॉड्स को एक्सपोज कर देते हैं, एक्सेप्ट फॉर द क्लास 1। क्लास 1 में आप बेवल नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी ड्यूरिंग द टूथ प्रिपरेशन आपके पास एनामल रॉड्स एक्सपोज हो जाते हैं। 26 से हमारे पास एसिड एचिंग ऑफ द इनेमल मार्जिन। ठीक है, अगर आप इनेमल मार्जिन की एसिड एचिंग करते हैं उससे आपके पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोवाइड केमिकल रिटेंशन, प्रोवाइड मैकेनिकल रिटेंशन, बार बार रिपीट हो रही है ये बात कि माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन हमें एसिड एचिंग से ही मिलती है। सो 27, पोर बिल्टअप ऑन अ मोलर टूथ, पोर बिल्टअप ऑन अ मोलर टूथ शुड प्रेफरेबली बी डन विद अ केमिकली क्योर्ड कंपोजिट एस। कह रहा है कि जब आप मोलर पे कोर बिल्डअप कर रहे हैं, मोलर की, ठीक है, मोलर पे आप कोर बिल्डअप कर रहे हैं और प्रेफरेबली आप करते हो विद अ केमिकली क्योर, मतलब सेल्फ क्योर कंपोजिट के साथ। एस लाइट क्योर resin lacks sufficient strength for a core, गलत। core made with a light cure resin would be too opaque and aesthetically unacceptable।
अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, यहाँ पे क्या है, लाइट क्योर रीजंस लैक सफिशिएंट स्ट्रेंथ फॉर अ कोर। तो अगर हमारे पास लाइट क्योर जो बेसिकली होता है कि लाइट क्योर की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, तो उसकी तो स्ट्रेंथ हमारे पास अच्छी होगी। जबकि ये डिसएडवांटेज हमारे पास सेल्फ क्योर का है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जब हम उसे मिक्स करते हैं ना, तो उसमें वॉइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन वॉइड्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, कम हो जाती है, और उसके साथ साथ सरफेस में रफनेस ज्यादा आ जाती है। ठीक है, स्मूथनेस कम हो जाती है, और बेयर रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम देखें, तो लाइट क्योर हमारे पास, लाइट क्योर रीजन जो है उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास अच्छी होती है, सेल्फ क्योर की इफेक्ट होती है, तो ये तो गलत हो गया। Core made with a light cure reasons would be too opaque and aesthetically unacceptable। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सी हमारे पास क्या होता है कि सी हमारे पास ये कोर मेड विद अ लाइट क्योर रेजन वुड बी टू ब्रिटल एंड वुड फ्रैक्चर इजीली। हमने अभी तो बात की कि लाइट क्योर कंपोजिट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन बचता है हमारे पास, इट्स लो विस्कोसिटी अलाउज फ्री फ्लो ऑफ द रेजन अराउंड द पिंस एंड द पोल्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। 28 है, सेंसिटिविटी इन द gingival एरिया ऑफ द क्लास 2 लाइट क्योर कंपोजिट्स रेस्टोरेशन आफ्टर 2 months इज ड्यू टू। ठीक है, हमारे पास कह रहे हैं 2 महीनों के बाद जो है ना, हमारे पास सेंसिटिविटी हो रही है जिंजाइवल एरिया के अंदर। तो वो किस रीजन की वजह से हो सकती है? Improper cavity preparation at the gingival margin, curing from the occlusal area only, addition of the resin in the multiple increments, curing from the buccal and the lingual aspect। Basically, curing from the buccal and the lingual aspect हमें करने चाहिए। ठीक है, एडिशन ऑफ द रेजन इन द मल्टीपल इंक्रीमेंट्स हमें करनी चाहिए। ठीक है, सी फैक्टर हमारा कम होता है, पॉलीमराइजेशन की हमारी जो है ना कम हो जाती है, सी फैक्टर अगर कम हो जाए तो। क्योरिंग फ्रॉम द क्लूजल एरिया ओनली, तो ए ऑप्शन है हमारे पास। इम्प्रॉपर कैविटी प्रिपरेशन एट द जिंजाइवल मार्जिन, तो ए ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि कैविटी प्रिपरेशन जो जिंजाइवल मार्जिन पे है ना, वो अच्छी नहीं हुई भी। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जिंजाइवल मार्जिन पे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा होता है। तो आप अब उसे कैसे कम कर सकते हो? तो या तो आप क्या करते हो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं ओवरऑल पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के कम करने के। ठीक है, आपने वो सारे कंसिडर करने हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ जिंजाइवल मार्जिन पे पॉलीमराइजेशन के ज्यादा हो रही है, उसको कैसे डील करेंगे उसकी बात करती हूँ। ठीक है, उसकी हमारे पास बेसिकली ये है कि तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, बेवल दे देते हैं। बेवल दे देते हैं तो इनेमल रॉड्स हमारे एक्सपोज हो जाते हैं, हमारी मजीद बॉन्डिंग जो है ना, वो इनेमल के साथ कंपोजिट की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। इनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी है, डेंटिन के साथ इतनी अच्छी नहीं है, बनती नहीं है उतनी डेंटिन के साथ। तो अगर हम देखें अच्छी होती है, लेकिन कंपेरेटिवली बात करें कि इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हमारे पास अगर हम देखें कि बेवल प्लेस करते हैं, बेवल हम इनेमल रॉड्स को एक्सपोज करने के लिए करते हैं ना, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि बेवल हम जिंजाइवल मार्जिन पर उस कंडीशन में देते हैं जब सीमेंटो इनेमल जंक्शन, हमारी जो जिंजाइवल मार्जिन जो होती है ना, वो अवे होती है फ्रॉम द सीमेंटो इनेमल जंक्शन। ठीक है, तब हम बेवल देंगे। लेकिन अगर सीमेंटो इनेमल जंक्शन हमारे पास, जो जिंजाइवल मार्जिन है वो सीमेंटो इनेमल जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है, अगर डिस्टेंस हमारे पास 1 to 1.5 mm का डिस्टेंस है ना, जिंजाइवल मार्जिन और हमारे पास क्या है, सीमेंटो इनेमल जंक्शन के बीच में अगर 1 to 1.5 mm का अगर डिस्टेंस है, देन हम बेबल नहीं देंगे। फिर हम क्या यूज करेंगे, हम बॉन्डेड पेस्ट टेक्निक यूज करते हैं। बॉन्डेड पेस्ट टेक्निक में हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सी, हम आरएमजीआई जिंजावल मार्जिन पे आरएमजीआईसी का की लाइनिंग दे देते हैं, देन रेस्ट ऑफ द जो प्रॉक्सिमल बॉक्स है उसे फिल कर देते हैं विद द कंपोजिट। सो हमारे पास ए ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, और मैंने आपको बता भी दिया कि किस लिहाज से हमारे पास क्या है, करेक्ट होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो 2 months के बाद पेशेंट को सेंसिटिविटी हो रही है, ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पेशेंट को सेकेंडरी कैरीज हो गई हो। ये मोस्ट कॉमन फेलियर होता है हमारे पास रेस्टोरेशन का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर द लाइट क्योर कंपोजिट एक्सेप्ट। ठीक है, कह रहा है लाइट क्योर के बारे में हमारे पास क्या है, सारी चीजें सही हैं, एक्सेप्शन पूछ रहा है क्या गलत है। हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 mm फ्रॉम द टूथ, बेसिकली 1 to 2 mm होता है। सो गलत तो नहीं है, लेकिन देखते हैं बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। बी हमारे पास है, यूज ऑफ ऑरेंज ग्लास शील्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, बिल्कुल करते हैं। सी हमारे पास क्योरिंग साइकिल ऑफ 40 to 60 सेकंड। बेसिकली लाइट क्योर कंपोजिट की क्योरिंग साइकिल जो है ना, वो 20 होती है राउंड अबाउट। हमारे पास 640 to 60 नहीं होती, हमारे पास होती है
जो है ना ये हमारे पास ज्यादा है, ये यूवी की कंसीडर की जाती है। तो हमारे पास सी जो है ना ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। डी हमारे पास क्या है कि एडिंग इंक्रीमेंट्स ऑफ द 1 to 2 mm। तो हाँ ये बात सही है कि हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट 1 to 2 mm ही ऐड करना पड़ता है। सो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना वो ऑड सा है। 30 हमारे पास है कि इंक्रीज साइज ऑफ अ फिलर पार्टिकल इन द कंपोजिट। अगर हम फिलर पार्टिकल्स को इंक्रीज करें तो अभी मैंने आपको पूरा निमोनिक बताया था, ठीक है, कि हमारे पास सीटी स्कैन फिल करवाओ, सीटी स्कैन फॉर्म फिल करवाओ एचआर डिपार्टमेंट का। तो हमारे पास बेसिकली हार्डनेस क्या थी, एच आर हमारे पास एच क्या था, हार्डनेस थी। हार्डनेस ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना। तो हमारे पास क्या रहा है, फिलर पार्टिकल्स अगर आप इंक्रीज करते हो तो इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, डिक्रीज सरफेस रफनेस, इंक्रीजेस एक्सपोजर टाइम, डिक्रीजेस विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है कि इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। ठीक है, 30 का आंसर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। So this is for today. If you like lecture, then you subscribe, like and share. बाकी रेस्ट ऑफ द जो बीसीक्यूज है हमारे पास वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।